वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है हमारा डे 20 विच इज़ ऑफ एल्गो। ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे जो दिसंबर 2025 का MCSS 211 का जो क्वेश्चन पेपर आया है, हम उसको पूरा सॉल्व करेंगे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट पढ़े कि मैम 1 बाय 1 करके मुझे सारे सब्जेक्ट्स की जो है वो पेपर सॉल्विंग की वीडियोज़ बनाओ, आप इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताओ। ठीक है। आज की वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की बात करेंगे, क्या क्या होते हैं, फिर हम दिसंबर 2025 के एग्जाम पेपर सॉल्व कैसे करना है हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, जो हमारा लेटेस्ट पेपर है। ठीक है, और हम उसमें हर एक चीज की बात करेंगे। जैसा कि आप अच्छे से जानते हो, हमने ये सारे कवर कर लिए हैं। डे 20 आज है हमारा। अब तक जिसने भी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, आप प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हो कि हमने उसमें क्या क्या पढ़ा है। हमने ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर कर लिया है अपनी सारी वीडियोस में। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की अगर मैं आपको बात करूं, लेट मी ओपन द वीडियो। सॉरी, लेट मी ओपन। मैंने आप लोगों को ये पहले भी बताए हैं, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। हम इसको फटाफट से ओपन कर लेते हैं। दिस इज द एल्गो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स। ये अगर आपको शो हो रहा हो, आई होप इट्स इन द स्क्रीन। ओके, देखो, सबसे पहले हमारे एल्गो के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, जिसमें सॉर्टिंग में कुछ पार्ट आते हैं: लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। मैंने एल्गो के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के ऊपर एक वीडियो पहले भी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगी। अगर इस वीडियो में बाई चांस कुछ मिस होता है या फिर कुछ उसमें आपको क्या पता एक्स्ट्रा मिल जाए, तो आपको वो वाली वीडियो भी आप गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो, अब ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च भी इंपॉर्टेंट है। नोटेशंस में 3 टाइप की नोटेशन आती हैं: ओमेगा, थीटा और बिग ओ। ठीक है, यहाँ पे ओके। ठीक है, अब एल्गोरिदम में काफी सारी एल्गोरिदम है, तो ये सब आप ना कहीं पे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी प्रॉब्लम, जिसमें एनपी कंप्लीट और एनपी हार्ड और फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। इसमें एक 0-1 प्रॉब्लम भी आती है, जो कि फ्रैक्शनल नैपसैक का ही पार्ट है। ठीक है, और अदर टॉपिक्स क्या है हमारे: मैट्रिक्स, चेन मल्टीप्लीकेशन, मैथमेटिकल इंडक्शन और MCST मतलब मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। तो ये तो हुए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। ठीक है, जिसका आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना था, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करेंगे अपने उन टॉपिक्स की जो कि हमारे डे 20 में हमें डिस्कस करने हैं, यानी कि दिसंबर 2025 का एग्जाम पैटर्न। तो अब देखो, अब हम इस पे चलते हैं। देखो, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा, मर्ज सॉर्ट, हॉर्नर्स मेथड। तो आप इसके भी क्वेश्चन जरा गो थ्रू करो, अगर आप हल्के हल्के कर सकते हो। तो अब देखो, अब मैं जाऊंगी डायरेक्ट अपने उस पे जो मैंने बनाया है, यानी कि जो मैंने सॉल्व के थ्रू बनाया है, मैंने इसको सॉल्व किया। तो देखो, ये दिसंबर 2025 का ही पेपर उठाया है। आपको क्वेश्चन मैच करने हो, आप क्वेश्चन मैच कर लो। प्रीवियस अगर 30 सेकेंड्स में जाके देखोगे, यहाँ से आप क्वेश्चन मैच कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना है, स्टेप बाय स्टेप आपको जैसे ठीक लगे। ठीक है, तो अब देखो, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है: अप्लाई मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम टू सॉर्ट द फॉलोइंग एरे एलिमेंट्स। तो फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या आती है, मैंने यहाँ पे आपको हर एक कंसेप्ट पढ़ा रखा है। ठीक है, वो कौन से डे में डिस्कस हुआ, सबसे पहले मैंने यहाँ पे वो इंक्लूड करा है। क्यों इंक्लूड करा है, इसका रीजन क्या है, ताकि अगर मैं आपको यहाँ पे कोई कंसेप्ट समझा रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको लगता है कि मैम अच्छे से समझ नहीं आया, तो आप उस वीडियो में उस पर्टिकुलर कोई भी, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, उस पर डे वाइज लिखा हुआ है मैंने, तो आप पर्टिकुलर उस डे की वीडियो पे जाके देख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे, तो यहाँ पे आप प्लेलिस्ट पे अगर आप जाओगे, तो आपको प्लेलिस्ट में वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसा कि आपको यहाँ पे देखो, हमारी एल्गो की प्लेलिस्ट ये रही। तो मैं This one. चला नहीं रही हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, नॉर्मल अगर आपको व्यू प्लेलिस्ट करके भी देखना है, तो मैं आपको वो भी दिखा रही हूँ, ताकि अगर आप देख सको। सो सी, यहाँ पे ये देखो, यहाँ व्यू प्लेलिस्ट पे क्लिक करना, पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी कौन सा है। अब हम डे 8 की वहाँ पे बात कर रहे थे, मर्ज सॉर्ट एंड बाइनरी सर्च है ना, तो उसी में ही यहाँ पे मैंने लिख रखा है डिस्कस इन डे 8। ठीक है, तो अगर आपको और डिटेल में जाके देखना है, तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो में जाके देख लेना। ठीक है, अब देखो, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन डिटेल में समझाया है। किसी को भी अगर थोड़ी ये वीडियो लेंथी लग रही हो, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज मेरे पास ही स्टूडेंट के कैप्शंस आए हैं कि मैम आप प्लीज डिटेल में समझाओ क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है। तो अब देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है, बिना टाइम वेस्ट
कि हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अप्लाई मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। तो देखो मर्ज सॉर्ट मैंने डे 8 में डिस्कस किया था कि मर्ज सॉर्ट बेसिकली होता क्या है। ठीक है, वो क्लोजली फॉलो द डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच विच डिवाइड्स द एरे ऑफ एन एलिमेंट विच रिक्वायर टू बी सॉर्टेड इनटू टू सब एरे। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो एक पूरा का पूरा एरे होता है उसे हम दो सब एरे में डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसमें हम सबसे पहले दो हाफ में उसे डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम उन दो एरो को टू सब एरे जो होता है उनको हम पर्टिकुलर सॉल्व करते हैं। ठीक है, मतलब कि रिकर्सिवली। ठीक है, उसके बाद हम जो सॉर्टेड हो जाते हैं आफ्टर ऑल, मतलब एट द एंड, उसमें हम फिर कंबाइन कर देते हैं। तो फिर उसमें क्या होता है, अब देखो यहाँ पे मर्ज सॉर्ट की एक एल्गोरिदम लिखी है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिर्फ मर्ज सॉर्ट को अप्लाई करना है, वो तो मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। देखो यहाँ पे एक पर्टिकुलर मैंने क्वेश्चन लिया था डे 8 में, जो जिसको मैंने डिस्कस किया था डिटेल में। यहाँ पे मैंने उस क्वेश्चन का ही एग्जाम्पल दिया है। देखो यहाँ पे 15 10 5 9 थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने 15 10 5 9 7 इतना ये दो पार्टीशन ले लिए। मैं इसको ना एक कलर, ओके। तो देखो यहाँ पे मैंने ये दो पार्टीशन ले लिए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हाफ हो गया और ये हमारा सेकेंड हाफ हो गया। अब इसके भी दो पार्टीशन ले लिए, फर्स्ट में 3 ले लिए, फिर 9 7 इस पूरे का भी पार्टीशन कर लिया। ये देखो, ठीक है, फिर इसके भी दो पार्टीशन कर लिए, 15 एक साइड छोड़ दिया और 10 और 5 का पार्टीशन कर लिया। ऐसे ही यहाँ पे 9 और 7 का कोई पार्टीशन नहीं हो सकता, तो उसे 7 और 9 उसे सॉर्ट कर दो। ठीक है, ऐसे ही करके ये हमारा पूरा सब एरे रेडी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये दो सब एरे जो थे इसका हमने फाइनल आंसर ये बनाया। ठीक है, इसको अगर और डिटेल में देखना है, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन इतनी डिटेल में समझाऊंगी तो वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। ठीक है, तो आप डे 8 में जाके देख सकते हो। मेनली हमारा मर्ज सॉर्ट है, मेनली हमारा चीज ये, आपने कंसेप्ट तो मेरे साथ पढ़े ही है ना हर डे में। तो मेनली हमारा क्या दिक्कत है कि हमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व कैसे करना है। देखो अब यहाँ पे हमें मर्ज सॉर्ट को सॉल्व करना था। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया है। सबसे पहले मर्ज सॉर्ट की डिफाइन लिख के जरूर आना चाहिए, पूरी ना लिखो, 2 लाइन की डिफाइन लिखो, लेकिन 2 डिफाइन जरूर लिखना। 5 लाइन की एल्गोरिदम है, कृपा करके लिख देना, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। उसके बाद आना क्वेश्चन की सॉल्विंग पे। ठीक है, जो एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा है। अब देखो ये वाला था, इसको वैसे ही सॉल्व कर लो। 4 6 2 3 8 5 7 1 हाफ हाफ में बांटो, इसको हाफ हाफ में बांटो। ठीक है, इसको हाफ हाफ में नहीं बट सकता, 8 5 है। ठीक है, तो 8 5 का क्या बन जाएगा, 5 8। उसी तरह ये 2 3 है, ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, ऐसे करके फिर इनको सॉर्ट करो। ठीक है, फिर जब ये फाइनल दो सब एरे बन जाए तो उसका एक सब एरे बना दो। ठीक है, ये अब ये है नाउ हाउ टू राइट इन एग्जाम। देखो ये तो हो गया ट्री, ये आप ट्री बना सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप एग्जाम में ट्री बनाओगे तो उसमें शायद से थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। कंफ्यूजन इन द सेंस कि आप अपने लिए तो अच्छे से बनाओगे लेकिन टीचर के लिए कंफ्यूजन हो जाएगी। तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, देखो गिवन एरे लिखो। ठीक है, उसके बाद लिखो स्टेप बाय स्टेप, हमेशा एग्जाम में इंक्लूड करो, डिवाइड द एरे इनटू टू सब हाफ। आपने जो जो किया उसको बस आपको लाइन लिखनी है, कंटिन्यू डिवाइडिंग। तो ये मतलब जो आपने ट्री बनाया बनाते जाओ, लेकिन उसके ऊपर स्टेप वाली हेडिंग लिख दो। अब ईच सब एरे कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, तो मर्ज कर दो 4 और 6 को। 4 6 क्या बन गए यहाँ पे, 4 और 6। यहाँ प्लस नहीं है, ये नॉर्मल वो है। ठीक है, कॉमा है यहाँ पे, ये भी 2 प्लस नहीं है, कॉमा है, मैंने गलती से लिख दिया। ठीक है, तो ये 2 3 बन गए। ऐसे ही 5 8 8 5 जो है 5 8 बन गए, 7 1 1 7 बन गए। तो एरे फाइनली ये बना। अब मर्ज कर दो लार्जर सब एरे को, तो मतलब ये हमारा आया। फिर 5 8 और 1 7 को हमने मर्ज किया तो हमारा ये आया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस जो जो हमने स्टेप किए थे उसको ही फाइनल लिखते चलो। अगर आप इस फॉर्म में लिखते हो ना, आई एम डेफिनेटली श्योर आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलेंगे। आपको मार्क्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, टीचर आपको हंसी खुशी मार्क्स देगा। तो देखो अब आता है हमारा एक्सप्लेन द हॉर्नर्स मेथड ऑफ पॉलिनोमियल इवैल्यूएशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगेन ये क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स का है। इसमें हम क्या करेंगे, डे 5 में डिस्कस हुआ है तो जरा एक बार देख ले डे 5 में हमारे क्या डिस्कस हुआ है या नहीं हुआ। देखो डे 5 हॉर्नर्स मेथड, वीडियो पे क्लिक करने की देर है, आप फटाफट से देख सकते हो। अब देखो हॉर्नर्स मेथड इज एन एफिशिएंट टेक्निक यूज्ड टू इवेल्युएट अ पॉलिनोमियल फॉर अ गिवन। देखो यहाँ पे साफ लिखा है, एक्सप्लेन करो हॉर्नर मेथड पॉलिनोमियल इवेल्युएशन के लिए विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सिर्फ हॉर्नर मेथड को एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, दैट्स इट।
वरना मेथड क्या है, एक एफिशिएंट टेक्निक है जो हमारा पॉलिनोमियल को इवेलुएट करने के लिए यूज होता है। इससे हमारे नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस जो है वो कम हो जाते हैं एंड देयरफॉर हम इवेलुएट कर सकते हैं पॉलिनोमियल फास्टर एंड डायरेक्ट मेथड से। ये इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है जिसमें a की पावर n से लेके n-1, मतलब कि देखो पीछे से वो स्टार्ट होती है, यहाँ से a1 आता है, फिर a2 आता है, फिर a3 आता है, फिर n-1 आता है, फिर n-1 से n आता है। ठीक है, तो ये और यहाँ की पावर यहाँ से देखो n n-1, तो बेसिकली जो यहाँ पे पावर है वही आएगी। अगर यहाँ पे a की पावर 1 है तो यहाँ पे x की पावर 1 होगी। अब x की पावर 1 तो x ही लिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं। यहाँ a की पावर 0, सब कुछ 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल फॉर्मूला है, फॉर्मूला को समझोगे तो खुद से भी बना के लिख सकते हो। देन आपका ये जो है वो पॉलिनोमियल है, उसे कैसे लिखा जाता है, देखो समझा रही हूँ, ध्यान से समझो। देखो नॉर्मल हमारा ए एन एक्स है, यहाँ पे जो ए एन एक्स है इसका हमने कुछ नहीं किया, हमने बस इसी में से कॉमन लिया है। ठीक है, तो देखो ये ए एन हमारा, इसमें से x कॉमन है तो हमने x यहाँ पे बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे x की पावर n थी, ए एन एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस a n-1, ये वाला जो a n-1 है। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहाँ पे ये x आ गया, हमने नॉर्मल x बाहर ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद a n-2, क्योंकि देखो इसके बाद तो ये जो n-1 है, इसके बाद जो नेक्स्ट इटरेशन है वो तो n-2 ही होगी ना, उसके साथ भी x होगा, तो हमने नॉर्मल ले लिया। ठीक है, फिर प्लस 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 में a1 और यहाँ पे x। अब आप कहोगे मैम हमने अंदर पावर क्यों नहीं ली, ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे जितने नंबर्स होंगे x की पावर उतनी मल्टीप्लाई भी तो हो रही है। ठीक है, 1 होंगे तो 2, 2 होंगे तो 2। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। और पता है अगर ये जनरली ये नहीं भी बनाना आ रहा ना, सिंपल ये लिख के छोड़ दो, इतनी कोई डिफिकल्ट में जाने की नीड ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, तो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ नहीं लिख के दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैं एग्जाम्पल समझा चुकी हूँ डे में। ठीक है, तो आप यहाँ से भी जाके देख सकते हो, प्लस आप अगर यही एग्जाम्पल दोगे जो आपने अपने प्रीवियस कर रखा है प्रैक्टिस में, तो वही बेटर है ना आपके लिए। देखो यहाँ पे p ऑफ x क्या है, दिस वन। ठीक है, एरे ऑफ 7, हमारा a ऑफ 7 क्या है, हमने इसको लिया, यहाँ से -7, फिर हमारा 8, फिर x2 जो है, x2 कुछ नहीं है, इसीलिए हमारा x2 जो है वो हमारा 0 आया। फिर x3 के साथ -3 है, फिर 4 है, फिर 5 है और फिर 6 है। ठीक है, तो इसी तरह हमारा पूरा ये एरे बना। उसके बाद क्या हुआ, इटरेशन 1 में क्या हुआ, पॉली x मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस a ऑफ 6। x को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, स्टार्टिंग हम 0 से करते हैं। ओके, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि हमने x उन्होंने बता रखा था 3 है। ओके, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 6। a ऑफ 6 हमारा क्या है, a 0 1 2 3 4 5 6, 6 है। ओके, सो इसी तरह अब हम इसी वैल्यूज को यूज करके हम ये पूरी इटरेशंस निकालेंगे। मैं इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगी, मैंने पहले भी बताया है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये कवर कर चुके हैं टॉपिक्स। मेरा मेन मोटिव है आपको ये एग्जाम पेपर सॉल्व कराना। ठीक है, सो बेसिकली ये हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो ये आप इजीली कर सकते हो। अगर आपको प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखनी है, 2 मिनट की वीडियो है, मतलब वीडियो चाहे लंबी है लेकिन मेथड तो आपको जो सीखना है वो तो 2 मिनट का ही होगा ना, उसमें तो काफी चीजें होती है एक वीडियो में। ओके, सो अब आती है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फॉर अ पॉलिनोमियल डिग्री n, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन n है, नंबर ऑफ एडिशन भी n है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई हमारी, o n। डन फ्रेंड्स, देखो पहली बात तो ये हमने ये टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो जब भी आपके सामने ये क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो आपको क्वेश्चन सामने आते ही पहले अपनी पेपर लेके, नोटबुक लेके आपको उसे सॉल्व करना चाहिए। पेन उठाओ, नोटबुक उठाओ, सॉल्व करो। उसके बाद सॉल्यूशन देखो। अगर आप पहले ही सॉल्यूशन देख रहे हो तो आपने अभी डे 20 के चैलेंज में क्या किया, प्रैक्टिस आपने करी है ना, तो आप उस पर फोकस करो। ठीक है, अब देखो, बिल्ड द हफमैन ट्री फॉर द फॉलोइंग डाटा। हमें हफमैन ट्री, ये जो है हमारा डाटा, इससे हमें हफमैन ट्री बनानी है। तो देखो हफमैन ट्री ना हमने अपने सिलेबस में कवर नहीं किया था, तो बेसिकली अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि हफमैन ट्री, हफमैन कोडिंग क्या होती है। हफमैन कोडिंग एक लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक होती है। लॉसलेस का मतलब डेटा इसमें कंप्रेस होता है।
ठीक है, लेकिन ओरिजिनल डाटा बिल्कुल हमें वापस मिल जाएगा, जो भी हमारा ओरिजिनल डेटा होगा। इसमें यूज होता है जैसे कि जिप फाइल्स, जेपीजी, MP3 और डेटा कंप्रेशन। ठीक है, अब बेसिक आइडिया इसका क्या होता है, जिस भी कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी हमारी ज्यादा होती है, जैसे कि इसकी फ्रिक्वेंसी हमारी ज्यादा है, उसको छोटा कोड देते हैं हम। ठीक है, जिस कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी कम हो, जैसे इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम है, तो उसको हमें बड़ा कोड देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कैरेक्टर बार बार आता है, अगर उसका कोड छोटा होगा तो ओवरऑल हमारे बिट्स बचेंगे। ये कैरेक्टर अगर हमारा बार बार आ रहा है, ठीक है, तो अगर इसका कोड छोटा होगा तो ही तो ओवरऑल बिट्स बचेंगे। ओके, सो रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, सपोज करो टेक्स्ट में जो हमारा ए है वो हमारा मल्टीपल टाइम्स आ रहा है। ठीक है, मतलब ए आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है। ठीक है, ए अगर 10 बार आता है, अगर हर बार 8 बिट्स यूज करो तो 10 इंटू 8 80 बिट्स हो गया, बहुत सारी स्पेस लग गई। अगर हमें ए को सिर्फ एक कोड दे दिया जाए, मतलब कि सिंगल कोड दे दिया जाए, तो 10 इंटू 1 कितना हुआ, 10 बिट्स। तो बहुत सारा कंप्रेशन हो गया, समझे? अगर आप लोगों को समझ नहीं आया सो देखो, अगर हमारा ये ए, सपोज करो ये 10 बार है, 10 बार लिखा कि नहीं लिखा वो आप लोग देख लो। ठीक है, सपोज करो ये 10 बार है, अगर हर बार हमने 8 बिट्स यूज करने हैं, सो 10 मल्टीप्लाई 8 कितना हुआ, 80 बिट्स लगे। ठीक है, अगर हमें ए को सिर्फ 1 बिट यानी कि 1 कोड, ए का सिर्फ एक ही कोड हो जाए, तो 10 इंटू 1 कितना हुआ, 10। ठीक है, सो कंप्रेशन हो गया। ओके, समझे? सो ये था हमारा बेसिकली मोटिव। सो देखो, अब हमारा हफमैन ट्री का जो गोल होता है वो हमारा क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी कैरेक्टर जो कि हमारा रूट के पास होगा, लो फ्रिक्वेंसी कैरेक्टर जो कि हमारा ट्री के नीचे होगा। इसीलिए फ्रीक्वेंट कैरेक्टर जो है वो शॉर्ट कोड होगा और जो रेयर कैरेक्टर है उसका लॉन्ग कोड होगा। जैसे कि ये B2 है तो इसका लॉन्ग कोड होगा। अब क्वेश्चन को समझो ध्यान से। रूल नंबर 1 हमारा होता है दो सबसे छोटी फ्रिक्वेंसी उठाओ और उनको कंबाइन करो। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, क्योंकि लोएस्ट फ्रिक्वेंसी वाले कैरेक्टर को लॉन्गर स्कोर मिलना चाहिए, ठीक है, तो ट्री में नीचे रखने के लिए पहले उनको कंबाइन करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे अरेंज फ्रिक्वेंसी इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो ताकि आपको इजी हो देखने में कि किसकी सबसे ज्यादा और किसकी सबसे कम है। अब आइट्रेशन 1 में क्या करेंगे, कंबाइन टू स्मॉलेस्ट फ्रिक्वेंसी। सबसे छोटे क्या है हमारे, बी हमारे पास 2 है और ई हमारे पास 3 है, ये देखो ये रहे ना। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम, 2+3 करेंगे। 2+3 क्या हुआ हमारा, 5 हुआ, कंबाइन करा हमने। तो अब हमारा रूट नोड क्या हो गया, 5। ठीक है, और नीचे क्या आया, बी और ई आया। अब स्टूडेंट का क्वेश्चन, मैम ये 5 कहाँ से आया, तो 2+3 इक्वल्स टू हमारा 5 हुआ। पेरेंट नोड का जो वैल्यू होता है, ठीक है, वो हमारा 5 हुआ। चिल्ड्रन का हमारा सम होता है पेरेंट नोड का वैल्यू। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या होगा, अब हम लिस्ट बनाएंगे। देखो लिस्ट में क्या होगा, 5BE, 5C, 7F, 13D, 70A। तो बेसिकली यहाँ पे BE क्यों लगा, क्योंकि हमने B और E का सम किया जिसका 5 आया। ठीक है, और C का भी हमारे पास 5 है, F का 7 है, D का 13 है, A का हमारे पास 17 है। ओके, सो अब हमने कंबाइन करा दो स्मॉलेस्ट को। देखो अब BE और C कंबाइन होंगे, ये वाले कंबाइन होंगे, तो 5+5 कितना हुआ, 10। ठीक है, तो कंबाइन करा, किसको करा, 5 इसका और इसका, C का। ठीक है, अब इस 5 के नीचे कौन है, इसके तो नीचे B और E है, तो ये सब ट्री ऐसे बना, समझे? रिमेनिंग हमारे ये वाले बच गए। अब आइट्रेशन 3 में क्या करोगे, देखो जो स्मॉलेस्ट है फिर से उसको करो, 7 और 10 को करेंगे। यहाँ पे क्या लिखोगे, 17, 7 और 10 का सम किसको जोड़ के बना, 7 को और 10 को। अब ये F7 जो है, ये हमारा F7 कहाँ से बना था, जो ये हमारा F7 है यही तो हमारा बना ना। सो ये देखो यहाँ से, अब ये हमारा ये जो F7 है, अभी आपने 7 बनाया था ये। ओके, सो हमने 10 को करा ना, देखो यहाँ पे 10 कैसे बना, 5 और 5, देन हमारा ये जो 5 है ये हमारा B और E से बना था। रिमेनिंग नोड हमारे फिर से ये हो गए। देन आता है हमारा, अब हमारा क्या आएगा, 13 और 17, 30 हुआ। ठीक है, ये किससे बना, D13 और 17 से। ये एरो ना बस थोड़े से इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो मैंने गलती से शायद इधर कर दिए हैं। ठीक है, तो अब वो किससे, 17 कैसे बना था, 7 10 से। 10 कैसे बना था, 5 और 5 से। ये वाला 5 कैसे बना था, 2 और 3 से। अब एट द एंड 30 और 70 हमारे मर्ज होंगे जो कि हमारा 100 है। तो 100 किससे बना, 30
और 70 से। 30 किससे बना था? 13 17 से, अगेन 17, अगेन 10, अगेन 5 सेम। ये हमारा फाइनल हफमैन ट्री हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? कोड असाइन करनी है। ठीक है, असाइन कोड। 0 जो है हम लेफ्ट एज को असाइन करेंगे, 1 जो है हम राइट एज को। जितनी भी लेफ्ट एज है उसको हमने 0 असाइन किया, जितनी भी राइट एजेस आ रही हैं उसको हमने 1 असाइन किया। ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्या हो गया? ए क्या हो गया? 1 हमारा। देखो ए हमारा यहाँ पे 1 हुआ ना, ये रहा। डी क्या है? डी हमारा 0 0। डी 0 0 कैसे आ रहा है? ध्यान से देखो, ये रहा हमारा डी। डी क्या है? 0 एंड 0। ऐसे हमारा डी 0 0 आ रहा है। अब एफ क्या है? 0 1 0। एफ क्या है? 0 1 0। एफ ये रहा 0, देन हमारा 1, देन हमारा 0, ये रहा। ठीक है, उसके बाद आता है सी, 0 1 1 1। सी का है? ये रहा। देखो यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ पे 0, तो 0 1 1 हुआ। ठीक है, अब लास्ट में बी और ई रहता है। बी कैलकुलेट करो। देखो बी क्या है? ऊपर से कैलकुलेट करो, ये यहाँ से देखो, 00, देन आपका यहाँ पे 1, देन क्या है आपका? अगेन 1 है, देन 0 है, तो बन गया 0 1 1 0 0। अब ई कैलकुलेट करो, ई ये रहा। सो हमारा ई क्या है? 1 0, देन हमारा फिर से 1, देन 1, देन 0। ओके, सो इसको आप लोग को वैसे लिखना है, ऊपर से शुरू करते हुए। ठीक है, सो बेसिकली ये थे हमारे हफमैन के कोड्स। आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे। ये कंसेप्ट मैंने इतनी डिटेल में इसलिए समझाया है क्योंकि हमारे पीडीएफ में और हमारे 20 डेज चैलेंज में अब तक कवर नहीं हुआ था, तो हमने लास्ट डे में ये भी कवर कर लिया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक ऑल पॉसिबल बाइनरी सर्च ट्री कंसिस्ट ऑफ 3 कीज। देखो बाइनरी सर्च ट्री का मतलब क्या होता है? बाइनरी ट्री होती है जिसमें सारे कीज जो लेफ्ट सब ट्री में होते हैं वो रूट से स्मॉलर होंगे और जो राइट सब ट्री में होंगे वो रूट से ज्यादा होंगे। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा था 10 50 90, इन्होंने 3 वैल्यूज दी। इससे हमें जितने भी पॉसिबल बाइनरी ट्री हो सकते हैं सब ट्री, उससे हमें बनाने हैं। तो देखो एक तो ये हो सकता है 10 उससे बड़ा 50 उससे बड़ा 90। एक हो सकता है 10 से बड़ा 90 राइट वाला एंगल, ध्यान से देखो, और ये लेफ्ट वाला एंगल 90 से छोटा 50। और ध्यान से अपने दिमाग में सोचो क्या क्या बन सकते हैं। एक ऐसे हुआ 50 हमने लिया, यहाँ पे 50 से छोटा 10, क्योंकि लेफ्ट साइड छोटा आता है राइट साइड बड़ा आता है। ठीक है, तो ये एक सब ट्री हुआ। एक हुआ ये वाला 90, 90 से छोटा 50, 50 से छोटा 10। एक हुआ 90 से छोटा 10, 10 से 50। तो ये पॉसिबल 5 सब ट्रीज थे। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था? सब ट्रीज बना के दिखाओ, हमने बना के दिखा दिए। अब यहाँ पे लिख भी दो आप, जिससे हमें मार्क्स और मतलब नॉर्मल मिल सके, कुछ टीचर को मौका मत दो मार्क्स काटने का। ठीक है, देन आता है फॉर 3 कीज 10 50 90 देयर आर 5 पॉसिबल बाइनरी सर्च ट्री। एक कैटलन का फॉर्मूला भी होता है, वो क्या होता है? सी ऑफ एन, 2n का फैक्टोरियल, n+1 और n का फैक्टोरियल। ठीक है, सी ऑफ, देखो n हमारे 3, मतलब कि 3 नंबर दिया ना क्वेश्चन में, तो सी ऑफ 3, 2n क्या होगा? 2 इंटू 3 6 फैक्टोरियल, n+1 मतलब 3+1 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 720, और यहाँ पे 24 इंटू 6, तो यहाँ पे हमारा 5 आया। तो टोटल नंबर ऑफ उससे 5 बाइनरी सर्च ट्री। इससे हमारा वेरिफिकेशन भी हो जाता है कि हमने सब जो बाइनरी सर्च ट्री है वो सही बनाए हैं या नहीं बनाए। ओके, सो नेक्स्ट आता है कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ, रिप्रेजेंट दिस यूजिंग एजेंसी लिस्ट। एजेंसी लिस्ट जैसा कि आप जानते हो हमने डे 12 में कवर करी है, तो चलो एक बार चल के वेरीफाई कर लेते हैं हमने डे 12 में कवर करी है या नहीं। यस, यहाँ पे हमारा एजेंसी लिस्ट है, एजेंसी मैट्रिक्स लिस्ट सब कुछ यहाँ पे हमारा है। ठीक है, वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी चेक करके ही लिखा है, आई नो दैट, बट स्टिल आई एम शोइंग यू। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो एडजेंसी लिस्ट का एक सिंपल सा फंडा है। जो टॉपिक्स ऑलरेडी आ रखे हैं मैं उनको दोबारा एक्सप्लेन करके अपना आपका भी और अपना भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। ठीक है, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। एडजेंसी लिस्ट में हम अपने ग्राफ्स को बस रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो ये हमने यहाँ पे उसकी ऑलरेडी डिफाइन लिखी है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? सिर्फ रिप्रेजेंट करो, लेकिन मैंने आपको क्या बता रखा है, जब भी रिप्रेजेंट करने के लिए आए, अगर मैंने आपको उसकी डिफाइन पढ़वाई है या बताई है तो 2 लाइन में जरूर डिफाइन लिखकर आना। ओके, यहाँ पे एक ग्राफ है एग्जाम्पल के लिए। अगर अब तो उन्होंने ग्राफ दे दिया, लेकिन अगर वो ग्राफ नहीं देते तो आप ये वाला एग्जाम्पल कर सकते थे। अब देखो यहीं अगर मैं आपको एग्जाम्पल में समझा दूं, 0 के साथ कौन कौन लिंक है, 1 है और 4 है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 और 4 को बनाया, एंड में हमने हैश कर दिया।
देन हमारा 1 है, 1 किसके साथ लिंक है भाई, 0 4 3 2 सबके साथ है, तो इसलिए हमने ऐसे कर दिया। इसी तरह बाकी का भी हमने बनाया था, शॉर्ट में समझाया है, ताकि डिटेल में जाना हो तो उस वीडियोस में जाके देख लेना। एडजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन देखो यहाँ पे नॉर्मल हमने इस वाले ग्राफ की बनाई है। अब देखो ए किससे लिंक है हमारा, ए हमारा बी से है, ई से है, और बी हमारा किससे है, ए से, ई से, डी से, सी से। तो ऐसे ही हमने नॉर्मल ये वीडियोस वो करा है हमने एडजेंसी लिस्ट को। तो इसको आप इस फॉर्म में लिखना है तो भी लिख के आ सकते हो, इस फॉर्म में भी एग्जाम में लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस 2 लाइन के डिफाइन जरूर लिख के आना। अब आता है क्रुस्कल एल्गोरिदम फॉर मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए 5 मार्क्स में। तो अगेन ये हमने कवर कर रखा है, कौन से डे में कवर करा है, डे 14 में। देखो क्रुस्कल एल्गोरिदम बोला है, क्रुस्कल एल्गोरिदम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखी है। एमसीएसटी से होता है, मेन टारगेट इस एल्गो का क्या होता है कि सारे एजेस को हमें कवर करना होता है 1 बाय 1। ठीक है, इसकी यहाँ पे एल्गोरिदम ऑलरेडी लिखी है हमारे पास। एक्सप्लेन क्रुस्कल एल्गोरिदम को ही करना था, तो यहाँ पे मैंने दोबारा भी एक्सप्लेन कर दिया। एक बार इसको 30 सेकेंड्स के लिए मैं आपको टाइम दे रही हूँ, तो आप इसको फटाफट पढ़ सकते हो। 30 सेकेंड या 10 सेकेंड में पढ़ने का ट्राई करो, तो करो इसको। तो देखो आई होप सो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब हम फटाफट से इसको गो थ्रू कर लेते हैं। जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, ठीक है, कनेक्टेड वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ, इसमें एक स्पैनिंग ट्री होता है जिसमें आप लोग को पता है सारे वर्टिसेस हम कवर करते हैं, v-1 एजेस के थ्रू हम चलते हैं। ठीक है, इसमें हम सारी चीजें कवर करते हैं, मिनिमम पॉसिबल एजेस हम लेके चलते हैं ताकि हमारा एमसीएसटी जो है वो कम से कम निकले। क्रुस्कल एल्गोरिदम क्या है, ग्रीडी एल्गोरिदम है, एमसीएसटी निकालने के लिए यूज होता है। स्टेप्स क्या है, स्टेप्स ये हैं, सॉर्ट करो ऑल एजेस ऑफ ग्राफ इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट, स्टार्ट विद एन एम्प्टी एमएसटी, सेलेक्ट द एज, चेक वेदर एडिंग दिस एजेस क्रिएट अ साइकिल। सो इसमें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं क्रूशियल एल्गोरिदम की। ऑलरेडी हमारे पास एक ग्राफ का वो है हमारे पास, जिसे आप देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा तो। ठीक है, सो बेसिकली उन लोगों ने एक्सप्लेन ही करने को बोला था आपको, ये मैंने वैसे एक स्निप दे दी है यहाँ पे। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, वरना अगर आप इतना पार्ट लिख के आ रहे हो तो इट्स मोर देन इनफ, इसके आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट आपका है बुलियन सेटिस्फेबिलिटी सेट प्रॉब्लम। अब इसको डिटेल में, ये हमने कंसेप्ट नहीं पढ़ रखा है, आई नो दैट। सो इसमें देखो, इसमें क्या होता है, बुलियन सेटिस्फेबिलिटी सेट जो है ये हमारा प्रॉब्लम है, डिटरमाइन वेदर देयर एग्जिस्ट एन असाइनमेंट ऑफ ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। देखो अगर आप लोगों ने बुलियन टेबल्स पढ़ी हो ना, मतलब ट्रूथ टेबल्स होती थी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, मैंने अपने 33 डेज चैलेंज में वो कवर करवा रखी है। देखो उसमें क्या होता था, सपोज करो यहाँ पे कोई वैल्यू है, सपोज ए, और यहाँ पे हमारा बी है, ए हमारा 0 0 1 1 है, ठीक है, और ए हमारा क्या है यहाँ पे, मतलब कि डिफरेंट होता है। सो ये देखो यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ये 1 है। अब देखो अगर यहाँ पे मेरे को ए एंड बी निकालना होता था ना, इसमें एंड का सिंबल तो नहीं है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ ए एंड बी, या हम और बनाते हैं, ठीक है, ए और बी निकालना है। ये जो वी का साइन है ना, इसको और बोलते हैं। तो उसमें क्या होता था, और के सिंबल में हमारा फॉल्स 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 होता था। ठीक है, सो 1 का मतलब ट्रू होता था और 0 का मतलब फॉल्स होता था। तो मतलब कि 0 हमारा है, तो ये क्या हुआ हमारा 0 0 0 हो जाएगा, और बाकी सबकी वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। ठीक है, बाकी सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, फॉल्स 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 था ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होता था, हमारा यहाँ पे उसने क्या कहा है कि हमारी जो ट्रुथ वैल्यू की असाइनमेंट होती हैं वेरिएबल्स की, उसी को हम बुलियन सेटिस्फेबिलिटी प्रॉब्लम कहते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, एंटायर एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू ट्रू। ठीक है, इट वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम है ये, जो एनपी कंप्लीट बाय स्टेफन कुक इन 1971। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी है इसकी। अब प्रोसीजर क्या है, सब बुलियंस वेरिएबल्स को लिस्ट करो, ट्रू फॉल्स उन्हें असाइन करो वेरिएबल को, जैसा कि यहाँ पे मैंने किया। देखो यहाँ 0 0 की जगह आप ना ट्रू फॉल्स भी ले लो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इवेलुएट करो बुलियन एक्सप्रेशन की क्या क्या आएगा,
If at least one assignment make the expression is true, the formula is satisfiable. If no assignment makes it, your formula is unsatisfiable. मतलब इसके दो फॉर्मूला होते हैं, satisfiable और unsatisfiable. तो आपको इसमें डिटेल में घुसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक शॉर्ट नोट ही आ सकता है, तो इतना आपके लिए काफ़ी है अगर आप इतना पढ़ रहे हो. तो इसका अगर स्निप लेना है ना तो वो आप ले सकते हो, क्योंकि ये हमने कंसेप्ट करा नहीं है. तो लेट मी क्लियर दिस. सो ये आप लोग स्निप इसका ले लो. ओके. सो अब देखो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं जो कि हमारा BFS है. ठीक है. इसमें हमने क्या करना है, फॉलो ट्रेवर्स करना है फॉलोइंग द बाय यूजिंग ए एज द स्टार्टिंग नोड. सो मैं इसको अगेन नहीं घरवाने वाली, क्योंकि हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको इसका मेथड जरूर बता देती हूँ हमने कैसे करना है. अगेन ही हमने डे 12 में करा है. किसी भी जैसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हो, लग रहा है कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, उस पर्टिकुलर वीडियो के डे पे जाओ, उसको और डिटेल में देखो, अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे गो थ्रू करवा रही हूँ बस आपको. ब्रेथ फर्स्ट सर्च है तो देखो यहाँ पे आइडेंटिफाइड द एजेंसी लिस्ट. यहाँ पे देखो अगेन हमने एजेंसी लिस्ट बनाई. ये ए नोड किससे कनेक्ट है, बी नोड किससे कनेक्ट है, तो ये हमारी एजेंसी लिस्ट बन गई. इसके बाद क्या करना है, BFS किससे स्टार्ट करना है, ए से. ये एग्जाम में लिखने का पैटर्न है ये जो पूरा है. ठीक है. इसमें हमने ए से स्टार्ट करना है, तो ए हमारा BFS विजिट नोड लेवल बाय लेवल यूजिंग अ क्यू. क्यू की तरह चलता है. लाइन में क्या होता है, जो पहले आता है वो पहले निकलता है. ठीक है. अब इनिशियल स्टेट क्या है, क्यू में अभी ए है, विजिटेड भी अभी ए है. ठीक है. सो विजिट करना है. अब हमने विजिट करा ए को. एडजेसेंट वर्टेक्सेस कौन से हमारे ए के हमारे बी हैं, और यहाँ पे डी है. ए बी और डी से ही तो कनेक्टेड है. ठीक है. तो अब हमारे क्यू में क्या है, बी और डी लाइन में आ गए. विजिटेड किसको कर लिया हमने, ए बी और डी को. तो अब ट्रेवर्सल ए. उसी तरह हमने बी को विजिट किया. एडजेसेंट वर्टेक्स बी के, ए ऑलरेडी विजिटेड सी और ई. ऐसे करके ये पूरा बस विजिट करना है. फाइनल BFS ट्रैवल जो निकलेगा वो ये निकलेगा. मैं पूरा इसलिए नहीं बता रही, ये फ्रेंड्स हम ऑलरेडी इंक्लूड कर रखते हैं, और इसमें कुछ भी इतना समझने जैसा नहीं है. अगर आप इसको हल्का सा 10 सेकेंड रिवाइंड करके अगर ये पढ़ भी लोगे ना, ठीक है, तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा. ओके. सो इसका BFS ये है, और ये रहा हमारा BFS का एक स्निप जो कि हमने ऑलरेडी डाल रखा है. ठीक है. अब देखो BFS के बाद हमारा आता है राइट द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी, हाउ डायनेमिक प्रोग्रामिंग कैन बी यूज्ड टू सॉल्व चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ये मुझे अच्छे से याद है, हमने लास्ट डेज में ही कवर किया, जिसमें मैंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की वीडियो भी अटैच करी थी. तो देखो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी का स्निप तो ये रहा, यहाँ से पढ़ना है तो ठीक है, वरना ये लैंग्वेज थोड़ी टफ सी थी, तो मैंने इसको आपको अपनी लैंग्वेज में समझाया था. आई डोंट नो आप लोगों ने वो लिखा था या नहीं, पर यहाँ पे मैंने इसकी कुछ इजी डेफिनेशन लिख दी है, तो आप ये भी एग्जाम में लिख सकते हो अगर ये आता है तो. ठीक है. तो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी इंट्रोड्यूस किसने किया था, रिचर्ड बेलमैन ने. एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग. स्टेटमेंट क्या है इसकी, एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम कंटेन ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू इट सब प्रॉब्लम. एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो होता है प्रॉब्लम का, वो क्या करता है, सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन क्रिएट करता है. इन अदर वर्ड्स, अगर एक प्रॉब्लम को हम स्मॉलर सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दे, मतलब यहाँ पे एक भारी सा पत्थर है, इसको छोटे छोटे भागों में अगर आप चूर कर देते हो, चूर चूर कर देते हो, तो आपके लिए उठाना इजी होता है. ठीक है. मतलब कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो ओरिजिनल प्रॉब्लम का कैन बी ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग द, मतलब कि अगर घूम फिर के अगर आपको एक भारी पत्थर आप जगह से नहीं हटा पा रहे, आप इन सबको कंबाइन करके जरा जरा सा हटाने लगो, तो आप हटा दोगे ना, आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा. ठीक है. उसी तरह से ये हमारा सिंपल भाषा में है. डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, एल्गोरिथम टेक्निक है यूज टू सॉल्व ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ब्रेकिंग द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, सॉल्विंग ईच सब प्रॉब्लम, स्टोरिंग द रिजल्ट, कंबाइनिंग दीस रिजल्ट्स. तो घूम फिर के वही है जो मैंने आपको अच्छे से उस डे में समझाया था. अब चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो भाई मैं आपको यहाँ पे अच्छे से नहीं समझा सकती, बिकॉज इसकी एक लॉन्ग वीडियो है जो कि हमने इसमें ऑलरेडी कवर कर रखी है. डे 16 और डे 17 में जाके प्लीज देख लेना, इसको बहुत अच्छे से करके जाना. चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फ्रेंड्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पहले बता रही हूँ. कंसेप्ट तो सारे इंपॉर्टेंट जो हैं जो भी मैंने आपको बताए हैं. नेक्स्ट आता है फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम एज एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. राइट अ ग्रीडी मेथड टू फाइंड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, फाइंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम. डे 7 में हमने ये एक्सप्लेन किया है. ठीक है. तो अब देखो फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम क्या है. अब देखो इसको हमने डिटेल में तो पढ़ ही रखा है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एक और इसी भाषा में दे रखा है, जो आपको सुटेबल लगे आप वो एग्जाम के लिए नोट कर लेना. फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम जो है वेरिएशन है नैपसैक प्रॉब्लम की, जिसमें आइटम जो है हम फ्रैक्शंस में डिवाइड करते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट वाइल कीपिंग द टोटल वेट विद इन द कैपेसिटी ऑफ नैपसैक. 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम जब थी उसकी तरह ही हम आइटम या तो हम सेलेक्टेड कंप्लीटली सेलेक्ट करते हैं, या फिर हम सेलेक्ट ही नहीं करते. ठीक है. तो इसमें भी है, मैंने आपको अगेन पूरा समझा रखा है, ये पूरा आप लोगों को ये बना के. ठीक है.
तो हम इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में साफ लिखा है फाइंड द कॉम्प्लेक्सिटी एंड ग्रीडी मेथड डिफाइन करना है। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो वो बेस्ट वे रहता है। यहाँ पे देखो, एक ये हमारा हमने एग्जांपल लिया जिसमें प्रॉफिट और वेट है। ठीक है, वेट हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा वेट 50, नैपसेक की कैपेसिटी है, ये वाला वेट नहीं है। नैपसेक की कैपेसिटी आपको बताई जाती है 50। सबसे पहले क्या करोगे, जो भी ये टेबल है इस टेबल का पी आई अपॉन डब्ल्यू आई निकालोगे, प्रॉफिट डिवाइड बाय वेट, ये निकाल लिया। अब क्या करना है, सॉर्ट बाय रेशो। आइटम वन जो है, आइटम वन क्या है 6, इसका ये 6 है ना, ये चीज ये 6 है। आइटम टू की 5 है, नेक्स्ट 4 है। ठीक है, अब क्या करना है, नैपसैक को फिल करना है। सेलेक्ट करो आइटम वन, वेट क्या है आइटम वन का 10, ठीक है, और प्रॉफिट क्या है उसका 60। अब रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी रह गई हमारी, ये क्या थी हमारी, ये कैपेसिटी तो हमारी 50 थी, तो हमने नैपसैक को फिल करना है। हमारी कैपेसिटी 50 थी, जिसमें से हमने वेट जो है 10 की वो करी, तो हमारी कैपेसिटी कितनी रह गई 40। देन अगेन सेकंड चीज को उठाओ जिसका वेट 20 है, प्रॉफिट 100 है, रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी रह गई। ठीक है, ये हमारा 40 हमारी कैपेसिटी बची थी, जिसमें से हमने ये 20 माइनस करी, तो हमारी 20 रह गई। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। अब देखो हमने इसमें आगे क्यों नहीं गो थ्रू किया, अभी बताती हूँ। देखो ये हमारी 20 कैपेसिटी रह गई थी, और जो थर्ड वाले का वेट है वो है 30, इसको हमें पार्शली करेंगे, बाद में करेंगे। तब तक हम टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। देखो इसका 60 हुआ और इसका 100 हुआ, तो टोटल हुआ 160। अब हम आइटम 3 को पार्शली करते हैं। हमारी कैपेसिटी कितनी रह गई थी 20, तो कैपेसिटी अवेलेबल कैपेसिटी हमारी 20 थी, आइटम का वेट हमारा 30 है, तो फ्रैक्शन कैसे होगा 20/30 होगा, तो 2/3 रेशो आ गया। प्रॉफिट ऑफ 10 क्या होगा 2/3 इंटू 120, 120 कहाँ से आया, 120 हमारा इसका प्रॉफिट है थर्ड वाले का। ठीक है, तो 120 हमारा इसका प्रॉफिट था 80, तो मतलब ये जो थर्ड वाला है इससे हमें पार्शियल प्रॉफिट मिला, पूरा नहीं मिला, 80 प्रॉफिट मिला। तो 60, 100 और 80, मतलब कि ये 60, 100 तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करा था, 160, 160 में क्या होगा 80 प्लस हो जाएगा, तो कितना हुआ 240, तो मैक्सिमम प्रॉफिट इतना हुआ, टोटल कैपेसिटी इतनी हुई। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा, थोड़ा स्पीड में समझाया बट इजी था, तो आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिजकस्ट्रा एल्गो, जिसे हमें यूज करके फाइंड करना है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑल द नोट्स फ्रॉम नोट्स ए विच इज टेकन एज अ सोर्स नोट। सो अगेन ये हमारे पास है। सो फ्रेंड्स, ये मैं कंटिन्यूसली इतनी देर से बोल रही हूँ, सो लेट मी ड्रिंक द वाटर, तब तक आप ये डिजकस्ट्रा एल्गो को आप गो थ्रू कर सकते हो 10 सेकंड्स में। ओके, सो आई एम बैक। सो सी, यहाँ पे हमारी डिस्कास्ट्रा एल्गो थी। ठीक है, डिस्कास्ट्रा एल्गो में हमने क्या किया है, डिस्कास्ट्रा एल्गो की हमने डिफाइन ली कि इट इज अ ग्रीडी एल्गोरिथम यूज्ड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम अ सोर्स वर्टेक्स टू ऑल अदर वर्टिसेस इन अ वेटेड ग्राफ विद नॉन एडजस्ट। तो आई होप सो आप लोग को समझ आ गया होगा, क्योंकि डिस्कास्ट्रा एल्गो में हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं, जिसमें हम इसका सोर्स वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं। अगर सोर्स वर्टेक्स ए है तो हम ए से स्टार्ट करेंगे, हम सारे वर्टेक्स पे जाएंगे। ठीक है, नॉन नेगेटिव एज के वेट से। ठीक है, अब देखो एल्गोरिदम इसकी ये है, एल्गोरिदम आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता भी रखी है, इसका शायद से स्निप मैंने नीचे या ऊपर ऐड किया होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है डे 15 पे मैंने एक्सप्लेन किया है। सो देखो अब इसका इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला है, डिस्कास्ट्रा एल को, और हमने ये जो उन्होंने ग्राफ दिया हमें इसके थ्रू फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो उसी का ही हमने लिया है A0 B C D E, सो इस सब के ये हमारे इन्फिनिटी है, हमने ये इनिशियलाइज किया। देन आते हैं हम सेलेक्ट वर्टेक्स ए पे। जब हम ए पे आते हैं तो करंट मिनिमम डिस्टेंस हमारा 0 था, वो हम एज्यूम करके चलते हैं। एडजेसेंट वर्टिसेस क्या है, देखो ए के एडजेसेंट वर्टिसेस क्या है, ये बी है और ये डी है, यानी कि 2 और 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मतलब ये 3 है और ये 2 है, तो ये 3 2 हुए, तो बी और डी में यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, अभी तक हमने ए को विजिट किया। ठीक है, ऐसे ही हम डी वर्टेक्स पे गए जिसमें अनविजिटेड डिस्टेंस 2 है। सो ऐसे ही करके ये पूरा स्टेप हो रहा है। ठीक है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की मुझे कोई नीड नहीं है, क्योंकि सेम चीज़ है। एग्जाम में इतना अगर आपको नहीं लिखना हो ना, तो आप इतना पार्ट लिखते हैं ना।
देखो ए से हम डी और बी पे गए जिसका डिस्टेंस 2 और 3 था, फिर हम बी से किस पे गए, हम सी पे जिसका डिस्टेंस 4 था, सी से हम ई पे गए जिसका डिस्टेंस 5 था, ई से हम एफ पे गए जिसका डिस्टेंस 7 था। इतना लिख देना यहाँ से लेके यहाँ तक, वो मैंने आपको एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करने के लिए बताया है, मैंने जस्ट स्क्रॉल करा है, आप समझ जाओगे, आई नो दैट, क्योंकि हमने ऑलरेडी कर रखा है। देन आता है क्विक सॉर्ट एल्गो। क्विक सॉर्ट एल्गो हमने डे 9 में एक्सप्लेन करी थी, ठीक है, जिसमें फाइंड द वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गो, यूज दिस एल्गोरिथम फॉर सॉर्टिंग। देखो क्विक सॉर्ट क्या है, हमारी डिवाइड कॉन्कर सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। इसमें हम क्या करते थे, इसमें हम पाइवट के थ्रू सेलेक्ट करते थे, याद है ना, पाइवट जो होता था हम उसे दो पार्ट में डिवाइड करते थे, पार्टीशन करते थे अपने एरे को, जो एरे हमारे एलिमेंट्स जो होते थे पाइवट से जो स्मॉल होते थे वो लेफ्ट में, और जो पाइवट से बड़े होते थे वो हमारे राइट में आते थे, ठीक है। सेम प्रोसेस जो है यहीं पे भी उसमें होता है, लेफ्ट और राइट सब एरे में, जब तक कि हमारा पूरा एरे सॉर्टेड नहीं हो जाता। क्विक सॉर्ट की एल्गोरिथम है जो पाइवट के थ्रू मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। ओके तो देखो यहाँ पे अब क्या है, क्विक सॉर्ट इज अनदर सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, इट वर्क्स बाय अरेंजिंग द एलिमेंट्स। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक स्निप ऐड किया है, क्योंकि मैंने वैसे आपको यहाँ पे बता दिया, बट मैंने स्टिल स्निप ऐड किया है। तो ये रही हमारी इसमें इसकी एल्गो जो मैंने आपको यहाँ पे, ये जो है, जो भी ठीक लगे वो लिख लेना, क्विक सॉर्ट की डेफिनेशन, क्विक सॉर्ट की एल्गो जो ठीक लगे, जहां से ठीक लगे वो लिख लेना, मैंने दोनों स्निप ऐड कर दिए। ओके अब देखो सॉर्ट करना है हमें लिस्ट को। हमारा लिस्ट क्या है, ये हमारी है, लास्ट एलिमेंट को हमने चूज किया एज अ पाइवेट, मतलब कि हमारा 28, तो 28 पाइवेट हुआ, ठीक है। अब एलिमेंट्स जो है वो स्मॉलर देन 28, जब हमारे जो एलिमेंट है वो स्मॉलर देन 28 तो वो लेफ्ट साइड आ जाएंगे, 28 करेक्ट पोजीशन में है, ठीक है, क्योंकि हमारा लेफ्ट सारे स्मॉल तो ये है, ठीक है। अब उसके बाद सॉर्ट करेंगे लेफ्ट पार्ट को, तो इसका पाइवट हम फिर से 6 लेंगे, लास्ट को हमने अज्यूम किया, कंपेयर करेंगे ऑल एलिमेंट्स को। आफ्टर पार्टीशन के बाद क्या होगा, हमारे पार्टीशन के बाद जो पाइवट ये है 6, जो 6 है, इससे छोटे एलिमेंट 5 इस साइड आ गए, इससे बड़े सारे एलिमेंट इस साइड आ गए। अब पास 3 में सॉर्ट करेंगे राइट सब एरे को, मतलब कि इसमें, क्योंकि हमारा इतना जो पार्ट है वो हमारा ऑलरेडी सॉर्ट हो गया, ठीक है। अब हमें राइट सब एरे को फिक्स करना है, जिसमें हमने पाइवट क्या लिया, देखो ये हमारा 15, 8, 20 और 28 था, क्योंकि 28 तो अब हमारा ऑलरेडी वो था, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, 15, 8 और 20 को करना है, क्योंकि अब हमने पाइवट क्या लिया, 20 एज इट्स द लास्ट एलिमेंट, तो 20 से सारे स्मॉलर तो हमारे लेफ्ट साइड ही हैं, तो अगेन हमारा यही हो गया 5, 6, 15, 8, 20। अब हमने क्या करना है, सॉर्ट करना है सब एरे को, जिसमें 15 और 8 ये जो पार्ट मेन है ये हम सॉर्ट करेंगे। इसमें हमने पाइवट किसको लिया, 8 को, तो 8 आफ्टर पार्टीशन 15 हमारा राइट साइड आ जाएगा, क्योंकि 8 से बड़ा है, पाइवट हमारा 8 था। तो अब आपका एरे ये बना, तो फाइनल शॉर्ट लिस्ट आ गई, ऐसे ही एग्जाम में लिख के आना। रिकर्जन ट्री हमारा ये, अगर शॉर्ट में समझना शॉर्ट में समझ लो, इसमें हमने पाइवट ये लिया था, इसमें 6 लिया था, फिर हमने ये करा, तो ये अभी मैंने ऊपर समझाया ही। वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी इसकी क्या हो जाएगी हमारी, देखो व्हेन द पाइवट इज ऑलवेज द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट, एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 6 5, ठीक है। इस केस में पार्टीशन, वन पार्टीशन कंटेन्स n-1 एलिमेंट, अदर पार्टीशन कंटेन 0 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन हमारे जितने भी होते हैं उससे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आती है O(n)²। ओके तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिम्स की एल्गोरिदम राइट करो। ये हमने ऑलरेडी कर रखी है, प्रिम्स की एल्गो ये रही उसकी डिफाइन यहाँ पे, ठीक है। प्रिम की एल्गोरिदम MCST के लिए और डे 14 में डिस्कस हुई है, ये रहा इसका ग्राफ, ये रही प्रिम्स की एल्गो डेफिनेशन, मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करने वाली हूँ, ये मैंने बहुत बार समझाई है। ओके ये रही इसकी एल्गो, और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, राइट प्रिम्स एल्गो टू डिटरमाइन इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे यही क्वेश्चन आ रखा है। ओके सो इसीलिए बोलती हूँ ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ये रही, तो इसको होप सो कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अगर एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो बस यहाँ पे ये ग्राफ है, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन करा है। यहाँ से टोटल कॉस्ट जो इसकी MCST है, हमें कैसे विजिट करना है, क्योंकि ये आपके होमवर्क की तरह है, आपको ऐसे बना के आना है एग्जाम में, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, ये एग्जाम में ऐसे बना के आना, जैसे जैसे विजिट कर रहे हो उसको हाईलाइट करते जाना, ठीक है, जैसे जैसे शॉर्ट उसको विजिट कर रहे हो, और यहाँ पे फिर एट द एंड चेक कर लेना आपका आंसर सही है या नहीं। DFS और BFS अगेन फिर से आ गया है, ये दूसरा क्वेश्चन है सेम पेपर में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी DFS ट्रेवल सीक्वेंस फ्रॉम नोड ए, इसका भी इन्होंने ग्राफ दे दिया है। डे 12 में मैंने ये आप लोगों को एक्सप्लेन करा है, ठीक है। डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या है, डेप्थ फर्स्ट सर्च हमारा
वो है टेक्निक है जिसमें हमारा वर्टेक्स विजिट होता है, देन वन ऑफ इट्स अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टेक्स, मतलब कि धीरे धीरे हम जो है अपने वर्टेक्स को विजिट करते हैं। इसकी ये रही हमारी एल्गो। बीएफएस में क्या होता है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर का ये यूज करता है। हमारी बीएफएस की एल्गोरिदम ये रही जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किस डे में पढ़ा, डे 12 में पढ़ा है। ओके, सो अगेन डीएफएस और बीएफएस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये रही। एडजेंसी लिस्ट की अगर हम बात करें, जो कि हमने यहाँ पे अगर ग्राफ को सॉल्व करना है तो हम पहले एडजेंसी लिस्ट बना ले, जिससे हम पता चल जाएगा ए किस किस से कनेक्ट है और बी किस, मतलब सब वर्टेक्स किस किस से कनेक्ट है। अब डीएफएस ट्रैवर्सल क्या होता है, हम ए से स्टार्ट करेंगे। ए से स्टार्ट करोगे तो किस से जाओगे, ए से बी। देखो यहाँ पे हमारा ये है ए से बी, अब बी से कहाँ जाओगे, ऐसे ही हमें स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये बनाया है। बी से ई, ई से सी, ठीक है, ये पूरा है। ट्रेवर्सल नोड क्या है, यही होंगे जो अभी हमने ये पूरा बनाया। इसको अवॉइड भी कर सकते हो, वैसे लिख लो, इसको एक लाइन में लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, देखो यहाँ पे यही वाला सेम चीज मैंने बताई। ठीक है, डीएफएस का ट्रैवल घूम फिर के क्या हो गया हमारा, ये हो गया ए बी एफ, ए बी, ए बी ई सी एफ एच। ठीक है, तो देखो ए बी ई, ठीक है, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो ये आप इजीली कर सकते हो क्योंकि हम कर चुके हैं। अब अगेन डेप्थ फर्स्ट सर्च है। ठीक है, ये रहा डेप्थ फर्स्ट सर्च बीएफएस की स्निप जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का एनपी, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम। सो ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने डे 19 में ही पढ़ा है, मतलब प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा है। तो देखो इसमें मैंने आपको ना नोटपैड में ही समझाया था, इसमें मैंने यहाँ पे अलग से कोई डेफिनेशन ऐड नहीं की है क्योंकि मैंने आपको नोटपैड में इजी डेफिनेशंस में ही समझाया था। पी एनपी और एनपी कंप्लीट और एनपी हार्ड, चार थी यहाँ पे एग्जाम में, तीन आई हुई हैं, 8 मार्क्स में आई हुई हैं तीन। तो आपको ये इजीली क्लियर करके आना है क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत इजी है, मैंने आपको समझाया था। पॉलिनोमियल टाइम प्रॉब्लम कॉमनली उसे हम पी प्रॉब्लम्स बोलते हैं, सॉल्यूशन इन प्रॉब्लम के हम पॉलिनोमियल टाइम में फाइंड करते हैं। और ये फ्रेंड्स मैंने बहुत 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 अच्छे से समझाया आप लोगों को, बहुत डीप रिसर्च करके इसके ऊपर। सो प्लीज अगर इस पे कुछ भी देखना है तो एक बार जाके वीडियो फटाफट देख लो डे 19 की और फिर उसको कर लो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फाइनल क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट लिखो, बैक ट्रैकिंग, ब्रांच एंड बाउंड, अप्रोक्सीमेशन। ये हमने डे 2 में कवर किया है। बैक ट्रैकिंग किसको बोलते हैं, हमने डे 2 में कवर किया। मैंने स्निप यहाँ पे शायद एट द एंड करी होंगी लेकिन मैंने फिर भी डेफिनेशन लिख दी है। बैक ट्रैकिंग एक एल्गोरिथमेटिक टेक्निक होती है जो यूज होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंक्रीमेंटली बाय बिल्डिंग अ सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप एंड रिमूविंग दोज चॉइसेस दैट डू नॉट लेड टू अ वैलिड सॉल्यूशन। मतलब कि वो चॉइसेस छोड़ दो जिससे सॉल्यूशन बेटर आ ही नहीं रही है। ये डेप्थ फर्स्ट सर्च को फॉलो करती है, ठीक है, और सारे पॉसिबल सॉल्यूशन सिस्टमेटिकली ट्राई करती है। एग्जाम्पल क्या है इसका, फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू 8 क्वींस प्रॉब्लम यूजिंग ट्रायल एंड एरर विद बैक ट्रैकिंग। तो ये 8 क्वींस प्रॉब्लम बेसिकली आप आगे जाके पढ़ोगे अगर, ठीक है, तो ये उसमें आती है। देन आती है ब्रांच एंड बाउंड। ब्रांच एंड बाउंड एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होती है जो कॉम्बिनेटरियल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होती है। ये सिस्टमेटिकली एक्सप्लोर करती है सॉल्यूशन के स्पेसेस और एलिमिनेट करती है ब्रांचेस को जो कैन नॉट प्रोड्यूस अ बेटर सॉल्यूशन दैट द करंट पास। मतलब कि ये उन ब्रांचेस को एलिमिनेट कर देती हैं जो कि एक बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर ही नहीं सकते। ठीक है, अभी हमारा जो सॉल्यूशन चल रहा है वो बेस्ट चल रहा है। तो उसी तरह ये होती है, हमने डे 2 में ऑलरेडी इन सबको पढ़ रखा है तो एक बार पढ़ लेना। इसका ये एग्जांपल है ट्रैवलिंग सेल्समैन। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिदम क्या होती है, ये अगेन वो एल्गोरिदम होती है जो नियर ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए यूज होती है। एनपी हार्ड एम्प्लीटिंग कंप्लीट प्रॉब्लम विद अ रीजनेबल टाइम इंस्टेड ऑफ गारंटिंग द एग्जैक्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये प्रोवाइड करती है सॉल्यूशन क्लोज टू द ऑप्टिमम। ठीक है, मतलब कि एग्जैक्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन की गारंटी देने की बजाय ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल टाइम में रन होती है, प्रोड्यूस करती है सॉल्यूशन, और ए टू अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम वर्टेक्स कवर के साथ वगैरह वगैरह। ठीक है, मतलब कि ऑलरेडी एग्जांपल लिखा है तो आप एक बार रीड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ये हमने ऑलरेडी इसमें स्निप ऐड कर दिया। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो हमारे पूरा ये इसका वो था, ये हमारा खत्म होता है दिसंबर 2025 का। हमारा एल्गो का चैलेंज भी यहाँ पे फाइनली खत्म होता है जो मैंने यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, सो ये हमारा फाइनली खत्म होता है। इसके आगे अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, एक बार इस चैलेंज में उस वीडियोस को जाके देख लो जहाँ पे भी डाउट है। और फ्रेंड्स प्लीज 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 आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दो। आप इस वीडियो की लेंथ ऑलरेडी देख सकते हो, 47 मिनट्स हो गए हैं, आई एम कॉन्टिन्यूसली स्पीकिंग। सो अगर इतना सा भी थोड़ा हुआ है, थोड़ा सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर देना, थोड़ा सा मोटिवेट अगर आप मुझे कर दोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दोगे और मेरी वीडियो को कमेंट्स वगैरह में बता दोगे कि कैसी लगी,
So I will be really grateful to all of you and all the very very best for your exam. अगर कुछ भी दिक्कत है, कोई भी वीडियो नहीं मिल रही है, जस्ट कमेंट मी. कोई भी डाउट है जस्ट कमेंट मी. आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं देती हूँ. So thank you so much for watching guys, and thank you so much for motivating me. It really helps me out. So thank you so much guys, and all the very very best for your exam. Bye bye, take care, and keep watching my videos. Bye.